प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मिशन मोड में चलाया जाएगा विशेष अभियान। बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में भारत चीन सीमा की मौजूदा स्थिति पर की गई चर्चा। राजनीतिक दलों का सरकार को समर्थन। प्रधानमंत्री ने सीमा पर किसी भी तरह की घुसपैठ न होने का दिया आश्वासन। 8 राज्यों से राज्यसभा की 19 सीटों के लिए हुए चुनाव में मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयी घोषित। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी जीते। राजस्थान में कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जबकि बीजेपी के ने 1 सीट पर जमाया कब्जा। कुल 19 में से भाजपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की। केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर होम आइसोलेशन के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जमीनी स्तर पर दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजधानी में कोविड-19 के मरीज के लिए होम क्वारंटीन के तहत 5 दिन के संस्थागत क्वारंटाइन को किया अनिवार्य। भारत में कोरोना से रिकवरी की दर 53.79% से अधिक। अब तक 2,04,710 मरीजों ने कोरोना को दी मात। कोरोना के 1,63,248 सक्रिय मामले, 12,573 लोगों की मौत। और दुनिया भर में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की संख्या 86,29,000 के पार। 4,58,000 लोगों की महामारी की चपेट में आने से हुई मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित। WHO ने कहा प्रतिबंध हटाते वक्त बेहद सावधानी बरतने की जरूरत। देख रहे हैं हिंदी में समाचार, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, कोरोना के चलते उत्पन्न मुश्किलों से हार नहीं मानने की सोच के तहत केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है। इस संकट को अवसर में बदलने के लिए ही केंद्र सरकार अब शुरू करने जा रही है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। आज से शुरू होने जा रहे प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के खगड़िया से शुरू हो रहे इस अभियान का मकसद है 6 राज्यों के 116 जिलों में वापस पहुंचे श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया कराना और ग्रामीण भारत को सशक्त करना। शहरों से गांव में वापस लौटे श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इन श्रमिकों के लिए आजीविका की समस्या न हो, इसे लेकर 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। 6 राज्यों के 116 जिलों में ये योजना लागू होगी। ये अभियान 125 दिनों का होगा। जिन जिलों में कम से कम 25,000 श्रमिक वापस पहुंचे हैं, उन्हें इस अभियान में शामिल किया गया है, जिनमें 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। हर जिले से कम 25,000 श्रमिकों को इस अभियान के माध्यम से रोजगार मिल पाएगा। This whole idea of getting so many different schemes which have a rural component to be focused on the workers who reached there so that they immediately utilized and immediately provided with a livelihood. So that's been the primary objective with which we are doing this. Why only 125 days and not more? 120 days translates to 4 months. At least for the next 4 months, we are giving them a clear, concrete blueprint with which they will be engaged. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए 116 जिलों के गांव सार्वजनिक सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इस अभियान के लिए श्रमिकों के कौशल की पहचान कर ग्रामीण आवास योजना, जल जीवन मिशन, राजमार्ग कार्य जैसे 25 तरह के लोक निर्माण के ऐसे कार्यों को चिन्हित किया गया है जिससे विभिन्न कौशल वाले श्रमिकों को रोजगार के अवसर मुहैया हो पाएंगे। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए के लोक निर्माण के कार्य शामिल हैं। Both state and the central government have very meticulously mapped the skills of these people, skill sets, whether they are totally unskilled or partly skilled, largely those who have worked in construction and such areas in urban centers where they were, and so on. So they have reached, some mapping of their skill sets have been done. इस अभियान के द्वारा जहां एक ओर श्रमिकों के लिए आजीविका के साधन मुहैया हो पाएंगे, तो वहीं लक्ष्य आधारित अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा तैयार होगा, ग्रामीण भारत सशक्त होगा और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधार भी तैयार होगा।
अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे सैनिक वीर गति प्राप्त करने से पहले भारत माता की तरफ आंख उठाने वालों को जीवन भर का सबक सिखाकर गए हैं। पीएम ने कहा कि भारत की सीमा में चीन का एक भी सैनिक नहीं है। उन्होंने कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही हमारी किसी दूसरे पोस्ट पर कोई पोस्ट हमारा दूसरे के कब्जे में है। पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। और भारत चीन मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक पार्टियों समेत पूरे देश को आश्वस्त किया कि हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हमने सेना को यथोचित कार्रवाई करने की छूट दी है। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्र हित, देशवासियों का हित हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य होंगे वो तेज गति से किया जाता रहेगा। राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। और सीमा पर चल रहे आधारभूत संरचनाओं के कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि गत 5 सालों में देश ने अपनी सीमा को सुरक्षित करने के लिए सीमा क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्राथमिकता दी है। LAC पर बने नए आधारभूत संरचनाओं से हमारी पेट्रोलिंग की क्षमता बढ़ी है, सतर्कता बढ़ी है। बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर,
मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और LAC पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफ हमने सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीतिक माध्यमों से भी चीन को हमने अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन हमारे लिए अपनी संप्रभुता की रक्षा सर्वोपरि है। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। और भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे विवाद के बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लेह और श्रीनगर का 2 दिवसीय दौरा कर अग्रिम इलाकों में वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। 17 जून को वायुसेना प्रमुख ने लेह का दौरा किया और 18 जून को वो श्रीनगर में थे, जहां पर उन्होंने अग्रिम इलाकों में वायुसेना की तैयारियों की समीक्षा की। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। 8 राज्यों में राज्यसभा की 19 सीटों पर मतगणना के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं तीसरी सीट भाजपा के खाते में गई है। राजस्थान से कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी निर्वाचित घोषित किए गए हैं। केसी वेणुगोपाल को 64 मत मिले, नीरज डांगी को 59 मिले हैं। वहीं भाजपा के राजेंद्र गहलोत ने 54 मतों के साथ राज्यसभा के लिए निर्वाचन पा लिया। तो राज्यसभा चुनाव में ये आप देख सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को 2 सीट, भाजपा को 1 सीट। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, नीरज डांगी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं राजस्थान से। वहीं भाजपा के राजेंद्र गहलोत राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश में भाजपा 2 सीट और कांग्रेस 1 सीट। भाजपा के ज्योतिरादित्य सिंधिया और आंध्र प्रदेश में YSRCP पार्टी ने सभी 4 सीटें जीत ली। उधर झारखंड में भाजपा और झामुमो को 1-1 सीटें। भाजपा के दीपक प्रकाश, झामुमो के शिबू सोरेन विजयी हुए हैं। मेघालय से राज्यसभा चुनाव में NPP की जीत हुई है। WR खरलुखी ने जीता चुनाव वहां पे। तो ये कुल परिणाम है। 19 सीटों में भाजपा 8, कांग्रेस 4, YSRCP 4 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 1, MNF 1 और NPP 1। राज्यसभा चुनाव के 19 सीटों के परिणाम। आंध्र प्रदेश में 4, जिसमें YSRCP ने 4 सीटें। गुजरात में 4 में भाजपा 3, कांग्रेस 1। तो बिल्कुल अपना पूरा बचाव कीजिए, पूरी सावधानी बरतिए। और इसी के साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।